of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, बेटा. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल बेटा? तो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड यस, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड. तो टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस कोर्स ऑफ द सर्वेइंग. और बहुत माइनर टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज और कल के सेशंस में. तो जो आपके सेशंस होने वाले हैं अभी, ये कम ड्यूरेशन के होंगे बिकॉज वी आर लेफ्ट विद द लेस टॉपिक्स. ठीक है, रिकॉर्डेड कर रहे थे, रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लिए. तो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फोटोग्रामेट्री सर्वे. तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डिस्कशन फॉर द फोटोग्रामेट्री सर्वे. और उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट डिस्कशन बचेंगे वो मेजर एक क्लास आपकी होने वाली, दैट विल बी रिलेटेड टू द जीपीएस, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग. हाँ, कल क्लास होगी कल, और कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. कल हम लोग अपने डिस्कशन को कंप्लीट कर लेंगे. टुमारो देयर विल बी 2 क्लासेस एज यूजुअल जो आपके टाइम है. ठीक है, फील्ड एस्ट्रोनॉमी इज नॉट इन द पार्ट ऑफ द गेट एग्जाम. गेट एग्जाम में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी इज द पार्ट ऑफ ईएससी एग्जाम. बट अगर बात करें तो एस्ट्रोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली ईएससी एग्जाम में भी. बट टू टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ऑल दोज कंसेप्ट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. So from that point of view, we can skip that point. Sir, in tachyometry, D is equal to Ks plus C. But sir, when S is equal to 100 and C is equal to 0, then other formula is used, which is D cos theta square. ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा. In the tachyometry, we can use the equation that is D is equal to Ks plus C, where K is your multiplying constant and C is your additive constant. आप इस D डिस्टेंस के कंपोनेंट लेते हैं. आप इस D डिस्टेंस के कंपोनेंट लेते हैं, जैसा मैंने आपको क्लास में भी बताया था. व्हेनेवर देयर विल बी द एलिवेशन और डिप्रेशन, अगर इंस्ट्रूमेंट आपका टेक्योमीटर और लेवल स्टाफ सेम एलिवेशन पे हैं, तो वहां पर डायरेक्टली आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो ये आप डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन लगा रहे हो, बट ये डिपेंड करेगा कि जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच में आप बात कर रहे हो वो सेम एलिवेशन पे हैं या नहीं है. तो समटाइम्स देयर में बी द कंडीशन ऑफ द एलिवेशन, समटाइम्स देयर में बी द कंडीशन ऑफ द डिप्रेशन. यस और नो? तो उस केस में फिर आपको डी के कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, दैट इज डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा. तो एज सच देयर इज नो रूल कि डी की के की वैल्यू अगर इतनी होगी, सी की वैल्यू इतनी होगी, तो उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओवरलैपिंग के क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा. अभी हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे. तो इन दिस क्लास वी विल कवर वन टॉपिक, दैट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. एज सच अगर मैं बात करूं तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अब तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए. देखो, अगर मैं बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को बताऊं तो आसान तरीके से डिस्कशन ये बेटा कि जो फोटोग्रामेट्री है, गेट के केस में यहाँ से अभी तक 2 तरीके के सवाल बनते हैं, 2 तरीके के प्रॉब्लम है जहाँ से लगातार फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एज कंपेयर टू द बेसिक सर्वेइंग, ये जितना भी मॉडर्न सर्वेइंग वाला पार्ट है आपका, मॉडर्न सर्वेइंग वाला पार्ट है, इसका वेटेज कम है, लेस क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, टोटल 6 मार्क्स का वेटेज है. 5 to 6 मार्क्स का सर्वेइंग आएगा, हार्डली 1 to 2 मार्क्स, हार्डली 1 to 2 मार्क्स, और वो भी कभी कभी नहीं भी आएगा. तो फोटोग्रामेट्री का बहुत लिमिटेड पार्ट आपको पढ़ना होता है. अब तक जो टॉपिक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 2 टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिनमें से एक टॉपिक आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं,
दैट इज द स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ। वहां से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया, और बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ऑलरेडी स्केल से रिलेटेड हम लोगों ने और भी कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हुए मैप स्केल और फोटो स्केल को भी कल रिलेट किया है। तो एक तो ये टॉपिक है। दूसरा आता है नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। किसी भी एरिया को कवर करने के लिए, किसी भी एरिया को कवर करने के लिए कितनी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड हैं, ये आपको पता करना होता है। तो वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक अगले सेशन में। ठीक है सर, कल हमने फोटोग्राफिक सर्वे से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड किया, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? आज करेंगे उत्कर्ष, आज करेंगे। रिवीजन स्ट्रेटजी, चलो रिवीजन स्ट्रेटजी आज बता दूंगा। हाँ, रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। सर प्लीज लिस्ट द टॉपिक ऑफ ईएससी विच यू आर नॉट कवरिंग। ओनली फोटो, ओनली द टॉपिक अगर बात करें बेटा तो ओनली फ्रॉम ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस कोर्स वी आर नॉट कवरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, दैट्स इट। बाकी जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं इस कोर्स में वो सभी आपके ईएससी के सिलेबस का भी पार्ट है। तो टेक्निकल सिलेबस ऑब्वियसली कंप्लीट कर लेंगे, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एस्ट्रोनॉमी को। तो अभी जब अगले कोर्स आएंगे, अभी स्पेशली यहाँ पर हम लोगों ने 100% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, और मोर देन 95% सिलेबस इज कवर फ्रॉम योर ईएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और कोई डाउट और कोई क्वेरी? तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वी कैन से ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द सर्वेइंग। तो जितने भी लोगों ने सर्वेइंग के सभी क्लासेस को फॉलो किए, इस कोर्स को फॉलो किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मजा आया सब्जेक्ट में? यस और नो? अभिज्ञान बेटा, आज का डाउट वाले सेक्शन में पे लगातार काम चल रहा है। टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन दैट। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर की जा रही हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है। रिसेंटली भी हम लोग का उस पर डिस्कशन हुआ आपके आज का डाउट वाले फीचर को लेके। तो वेरी सून ऑल द थिंग्स विल बी सिस्टमेटिक, और सभी रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे, सभी रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। समटाइम्स थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब जैसे स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया, आपको कमेंट्स का बड़ा इशू था, याद है? आपको कमेंट्स का बड़ा इशू था कि सर कमेंट्स विजिबल है या नहीं है। बट हार्डली एक दिन लगा था, एक दिन लगा, और एक दिन बाद आपकी कमेंट्स का इशू रिजॉल्व हो गया। तो समटाइम्स कुछ चीज़ें डेवलपिंग फेस में होती हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम लोग। आपके सभी आस्क डाउट, डीपीपी का सॉल्यूशन जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा, आपको सभी डीपीपी का सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। जैसा मैंने कमिटमेंट किया है, जैसा आपको टीम की तरफ से कमिटमेंट किया गया है, उसके लिए वी आर कमिटेड, और हम लोग कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं ताकि ताकि जल्द से जल्द आपको सभी चीज़ें मिल पाए। प्रीवियस क्लासेस का वीडियो नहीं मिल रहा है? बता दो भाई, प्रीवियस क्लासेस का वीडियो कैसे मिलेगा? कोई चैट बॉक्स में बता दो, प्रीवियस क्लासेस का वीडियो कैसे मिलेगा? ठीक है, तो बात करेंगे बेटा कि रिवीजन कैसे करें, और रिवीजन की इंपॉर्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। होते हैं बेटा, देखो होता क्या है, लर्निंग के स्टेजेस होते हैं, जीवन लर्निंग के स्टेजेस होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब हम लोगों ने अगर कोई सब्जेक्ट को पढ़ा है तो सीधे जब हमने चलना स्टार्ट किया था तो सीधे दौड़ने नहीं लगे थे ना। बोलो, जब हम लोग छोटे थे, हम लोगों ने अपना चलना स्टार्ट किया था, तो सीधे तो नहीं एकदम रनर बन गए थे। बताओ भाई, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इज द ग्रेजुअल प्रोसेस। तो पहले आपने कंसेप्ट पढ़े, कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए, फिर आपने उन डीपीपी को सॉल्व किया, फिर आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन दिस वे योर कॉन्फिडेंस लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज। तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, अभी आपका अभ्यास सीरीज होगा, अभी केवल क्वेश्चंस के सीरीज होंगे, अभी नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आपको एक बेसिक कंटेंट दे दिया गया है, अभी आपको एक बेसिक कंटेंट, बेसिक टूल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं
थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब बहुत डिफिकल्ट लेवल के जो रिलीवेंट नहीं है, अगर वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपका टाइम भी लगेगा और उससे आउटपुट भी नहीं आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हमें कोई दूसरे ग्रह के सवाल नहीं करने हैं। सवाल सिंपल ही आते हैं, सिंपल ही आएंगे। और जो आज आपको लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, भाई वो आज लग रहा है आपको, ये ऐसा आज लग रहा है क्योंकि आज ही आपने उस टॉपिक को पढ़ा है। दैट्स वाई आपको लग रहा है। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है जब हम पढ़ाई करते हैं कि सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, सर ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, इतने इजी इतने बेसिक क्वेश्चन हो रहे, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन दीजिए। एडवांस क्वेश्चन भी करने हैं, एडवांस क्वेश्चन भी करने हैं, बट बेसिक जो आज चीजें आपको इजी लग रही हैं, वो आज से 6 महीने बाद वही डिफिकल्ट लगेंगी। अननेसेसरी वी आर नॉट गोइंग टू एक्सटेंड द थिंग्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, और ये हर सब्जेक्ट के लिए आपको ध्यान रखना है। हमें चीजों को बहुत ज्यादा विड्थ को इंक्रीज नहीं करना है। आवर रोल इज टू कंप्रेस द थिंग्स। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। क्योंकि अभी अभी आपने जितनी दिन सर्वेइंग पढ़ा है, इतना ही सर्वेइंग में और पढ़ सकते हैं। अरे किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट का अंत थोड़ा है। यस और नो? अगर आप बात करें तो जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि आप दुनिया के किसी भी टॉपिक में पूरी जिंदगी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं एक सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इतना एक्सप्लोर करने को है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। टॉपिक और सब टॉपिक, उसमें भी इतना कंटेंट है कि आप पूरा जीवन उसमें व्यतीत कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई को और उसको एक्सप्लोर करने के लिए। बट क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलीवेंट है? बट क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कशन रिलीवेंट है? आंसर इज गोइंग टू बी नो। तो ये सारी चीजें आपको देखिए, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं उसको उसको उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका बेस्ट आउटपुट कैसे आ सकता है, ऑल दिस पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर है बेटा? तो डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट फॉलो ग्रेजुअली, यू विल सी इंप्रूवमेंट। आप सडन इंप्रूवमेंट नहीं देख सकते। मैंने आज तैयारी स्टार्ट की, अब मैं कल कल अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ। कल मैं देख रहा हूँ कि मुझे कल कितना आ गया। सर्वेइंग में तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं पड़ा, अभी एक दिन क्लास अटेंड करी फॉर एग्जाम्पल, और हम चाह रहे हैं हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ग्रेजुअली जब आप कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहेंगे, तो आज से 1 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद, तब आप कंपेयर कर पाएंगे कि आज से 1 महीने पहले मेरा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या कॉन्फिडेंस लेवल था, और लगातार मेहनत करने के बाद, एफर्ट करने के बाद, मैं उसको किस लेवल तक ले जा पाया। क्लियर है बेटा? In a plane table survey, the plane table station position was to be fixed with respect to the three reference points. That was the 3 point problem. With the help of the three well defined point की help से आप प्लेन टेबल की पोजीशन को, प्लेन टेबल के स्टेशंस को आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे। उसको बोलते हैं 3 point प्रॉब्लम। जब सेम काम आप प्लेन टेबल की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द टू वेल डिफाइंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड एज वेल एज ऑन द मैप, उसको बोलते हैं 2 point प्रॉब्लम। ठीक है? तो सारा खेल जो है ना तैयारी का, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, और मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुका हूं। आप जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी एग्जाम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एई एंड जेई एग्जाम, इतना वास्ट सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है कि यहाँ पर आपको बेसिकली क्या जरूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस शो करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस और नो? क्लियर है बेटा? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन?
द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ा पेशेंसफुली पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट। टाइम लगने वाला भाई, 1 साल 1.5 साल का टाइम लगेगा, और बहुत धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ज्यादा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। जब हम, और बिल्कुल प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा मेरे लाल, मुझे ये बता दो। ऐसा कौन सा काम है जो आपने किया और उसमें आपको इनिशियली प्रॉब्लम नहीं हुई है? बताओ, कोई भी ऐसा काम बताओ जिसको आपने स्टार्ट किया और शुरू में अनकंफर्टेबल नहीं लगा। मुझे तो आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं दिखा। यस और नो? हाँ, होता है सर। बट यस, जब हम उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम को लगातार फेस करते हैं, तभी तो उनको ओवरकम कर पाते हैं। तो यस, आपने कंसेप्ट पढ़ा है, आप कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है 10 में से 5 ही प्रॉब्लम बन रहा हो, हो सकता है 10 में से 5 ही प्रॉब्लम बन रहा हो। यस और नो? बट अगेन व्हेन यू विल रिवाइज द कंसेप्ट, आप फिर से उन कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, हो सकता है 2 और नए क्वेश्चन बन जाए। तो ये कोई एक बार का प्रोसेस, दवा थोड़ा खाई हो बस हो गया। हाँ, कि चले गए मेडिकल स्टोर, बोले भाई प्रॉब्लम नहीं बन रही है, इसकी एक दवा दे दो। हाँ, दो तरीके हैं, दो तरीके मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि मैं टॉपिक कंप्लीट कराऊं। फॉर एग्जाम्पल, उस टॉपिक से अब तक 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, उस टॉपिक से अब तक 10 क्वेश्चन आए हुए, मैंने 10 के 10 क्वेश्चन आपको करा दिए क्लास में ही। मैंने 10 के 10 क्वेश्चन आपको करा दिए क्लास में ही। इनिशियली एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी हाई कि अभी मैंने टॉपिक किया, सर ने 10 क्वेश्चन करा दिए, बहुत मजा आ गया, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। आफ्टर 5 डेज आपको उस कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं याद रहेगा। आफ्टर 5 डेज आपको उस कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं याद रहेगा। तो व्हाट इज माई अप्रोच और व्हाट इज इन जनरल अप्रोच, कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपको हाथ पकड़ के समझा दिया जाता है कि बेटा ऐसे चलना है, उसके बाद तो तुम्हें ही चलना है ना, उसके बाद तो तुम्हें ही चलना है ना। और जब खुद से चलोगे, बचपन में जब साइकिल चलाना सीखा था, तो पहले व्हील होते थे, साइड व्हील्स होते थे, उसके सपोर्ट से आप चलते थे। फिर कोई पीछे आपकी साइकिल पकड़ के रखता था, आप चलते थे। और जैसे ही किसी दिन किसी ने साइकिल छोड़ दी थी, तो हो सकता है आप तुरंत गिर भी गए हो, पर आप दोबारा से उठे थे, आपने दोबारा से एफर्ट किए थे, और आज तुम चैंपियन आदमी हो। समझ रहे हो? तो मेरा हमें गाइडेंस चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इस तैयारी के लिए हमें गाइडेंस चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए। बट सब कुछ करना हमें है, इस बात को आप एक्सेप्ट करिए जल्दी से जल्दी। Nobody is going to give the paper on the behalf of you. पेपर आपको ही देना है, एफर्ट आपको ही करने, रिजल्ट आपका ही आएगा। हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। जो पॉसिबल मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, उनको अवॉइड करवा सकते हैं, बचा सकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। तो आप सभी को ये सजेशन है बेटा, अपने आप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जरूर अटेम्प्ट करो। इनिशियली प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम होगा, और होना भी चाहिए। अगर आप कंसेप्ट को पढ़ने के बाद सवाल लगा रहे हैं, दिक्कत आ रही, इसका मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप एफर्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? Some question we have discussed, some question we will discuss with the help of the DPP, some question we will discuss in some more session. In this way आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। एक साथ नहीं हो जाएगा, एक साथ नहीं हो जाएगा, और वो एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं है। तो जो भी आज आपके एक्शन हैं,
आपको उसका देखना लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, इस बात को भी आपको समझना है। समझ गया बेटा? तो बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, लेकिन एक स्ट्रेटजी पे भी लगातार काम करते रहो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट हुआ इन 7 से 8 साल के अपने करियर में, और लिटरली मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिला जो बहुत मेहनत करते हैं, जो बहुत मेहनत करते थे, जिनको आप जानते हैं कि हाँ लगातार कांटेक्ट में हैं, डाउट पूछ रहे हैं, बात पढ़ाई कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं आपको लगा कि उनके रिजल्ट्स नहीं आ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस खेल को समझना भी जरूरी है। आप जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनका माइंडसेट आपको समझना जरूरी। किसी से मिलते हो, जाते ही कुछ भी बोलने लगते हो क्या? बताओ। अच्छा, पर भाई हमारा बिहेवियर, हमारा बातचीत करने का तरीका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। आप अपने फैमिली मेंबर्स से मिलते हो, अलग तरीके से बात करते हो। आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो तो अलग तरीके हो, तो तुम ही ना। यस और नो? आप अपने टीचर्स से मिलते हो, अलग तरीके से बात करते हो। आप अपने कजिन्स से मिलते हो, अलग तरीके से बात करते हो। ऐसा क्यों? आपका एक ही बिहेवियर क्यों नहीं है? आपका एक ही बिहेवियर क्यों नहीं है? अरे भाई, जो जिस जैसा है, जिससे हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, उस बेसिस पे हम बात करते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे हम कम्युनिकेट करते हैं। यस और नो? बहुत सिंपल सा रियलिस्टिक एग्जांपल है। तो जिन एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप जब कभी भी किसी से इंटरेक्ट करते हो, पहली बार मिलते हो, तो जाते ही कुछ भी बात थोड़ा करने लगते हो। क्या करते हो पहले? कोई भी बातचीत करने से पहले, जब आप बातचीत स्टार्ट करते, कोई भी डिसीजन लेने के पहले, कोई भी परसेप्शन बनाने के पहले, आप इंटरेक्ट करते हैं ना। आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं ना। यस और नो? कैसे समझते हैं? उनकी बातचीत से, उनके माइंडसेट से। अरे स्ट्रेटजी और रिवीजन पे ही तो डिस्कशन चल रहा है, अलग से क्या? यही यही सब बातें तो काम की हैं। हाँ? यस और नो? तो जिन एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले उनका उनका क्या माइंडसेट है, उन एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, एक बार उसको भी समझो ना। एग्जाम हमसे क्या चाह रहा, हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। गेट एग्जाम की रिक्वायरमेंट आपसे अलग है, एसएससी एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है अपने कैंडिडेट से, ईएससी की रिक्वायरमेंट अलग है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम्स। उस खेल को तो समझो, फिर तो अच्छा खेलेंगे, बुरा खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, वो तो बात की बात है। और गलती हम क्या करते हैं कि बिना खेल को समझे ही खेलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है वो अपने फंडामेंटल, अब यहां पर फंडामेंटल क्या है? एग्जाम के मूड को समझने की कोशिश करिए, तो आपके लिए बहुत हद तक आसान हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। अच्छा, तुमने ये भी देखा होगा, कोई कोई स्टूडेंट होगा जो 2 साल से तैयारी कर रहा, 3 साल से तैयारी कर रहा, 4 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है कभी कभी। कोई आपको ऐसा स्टूडेंट भी मिलेगा कि उसने 1 साल तैयारी करी, उसके बाद जितने भी पेपर दिए सारे पेपर क्वालिफाई हो गए। देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा तो आगे देखोगे ऐसा होता है। ऐसा क्या फर्क क्या था भाई? सब एफर्ट कर रहे थे, सब पढ़ाई कर रहे थे, सब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। अब एक बच्चा जो लगातार पढ़ाई कर रहा 2-3 साल से, बट कहीं ना कहीं एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहा है, किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहा है। और वहीं एक दूसरा कैंडिडेट है जो खुद भी पढ़ाई कर रहा था, और लेकिन एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक कर ले रहा है, क्योंकि वो एग्जाम का मूड समझ चुका है। एक बार खेल का बेसिक क्लियर हो गया ना, फिर ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है।
समझ रहे हो? अब हम एक ही अप्रोच हर जगह लगाए पड़े, हर एग्जाम के लिए, सेमेस्टर के लिए भी वही अप्रोच है? नहीं भाई। यस और नो? तो जिस दिन आप एग्जाम का गेम समझ जाएंगे, उसी दिन एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये समझ जाएंगे आप 6 महीने में, 6 महीने में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अब आप तो लगातार टीचिंग में रहते हैं, आपकी पूरे पूरे दिन क्लासेस होती हैं, फिर आप गेट का पेपर देते हैं, तो आपकी रैंक कैसे आ गई? लास्ट ईयर की रैंक है मेरी, जो लास्ट गेट 2022, वो रैंक है 30। जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया तब मेरी 30 रैंक थोड़ा थी, मैं बता रहा हूँ आपको। तब तो मेरे नंबर ही 40-42 थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब क्या, अब आज एफर्ट कम करने पड़ रहे हैं, आज एफर्ट कम करने पड़ रहे हैं, रिजल्ट्स ज्यादा आ रहे हैं। इनिशियली ऐसा होता है कि हम एफर्ट्स बहुत ज्यादा करते हैं, रिजल्ट्स कम आते हैं। तो once you will crack the pattern, once you will get the understanding about the exam, it is going to be very easy for you to crack any exam. किसी भी इस बात को समझने की कोशिश करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है, सर आप इस बार, अब इन दिस ईयर आई एम गोइंग टू अपीयर इन गेट एग्जाम विद डिफरेंट पेपर। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता है? तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का ही था। हाँ, तो दिस ईयर आई विल ट्राई टू, ऑलरेडी आई हैव फिल्ड द फॉर्म, ऑलरेडी आई हैव फिल्ड द फॉर्म, अगर टाइम मिला तो जरूर जाएंगे पेपर देने। और इस बार मैं गेट अपीयर कर रहा हूँ आर्किटेक्चर से, दैट इज नॉट माई फील्ड। आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर द गेट एग्जाम विद आर्किटेक्चर स्ट्रीम। तो आई एम पुटिंग माई एफर्ट, यस, आई एम पुटिंग माई एफर्ट। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आई आई कैन परफॉर्म, मैं उसमें भी परफॉर्म कर पाऊंगा, मैं उसमें भी परफॉर्म कर पाऊंगा, करने की कोशिश करूंगा। हाँ, अभी कल ही परसों तो मैं बोल रहा था। हाँ, सफल होंगे नहीं होंगे ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना भाई। खेल के देखते। तो अगर तुम्हें क्रिकेटर बनना है, तो तुम पहले ये नहीं डिसाइड करते हो कि तुम्हें T20 खेलना है, 2020 का प्लेयर बनना है, या वनडे का बनना है, या टेस्ट का बनना है? यस और नो? तुम सबसे पहले क्रिकेट का गेम समझते हो, खेल है क्या बेसिक। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप पहले बेसिक समझते हैं, और एक बार अगर आप बेसिक चीज सीख जाएंगे, तो आप T20 भी खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अलग अलग फॉर्मेट्स में उन कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो सारा खेल है बेसिक का, सारा खेल है धैर्य का, सारा खेल है कंसिस्टेंसी का। दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, इधर उधर ज़्यादा दिमाग को दौड़ाना नहीं है, सीधा सा रास्ता है। चीज़ें ऑलरेडी बहुत आसान कर दी गई हैं आपके लिए, अब उसको हम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। अब हम उसको अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स करके चीज़ों को खराब कर ले रहे हैं। अब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, अब रोज रोज अगर सेल्फ डाउट करोगे तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? यस और नो? कह रहा सर आप कितने ईयर्स के हैं? कितने ईयर्स का लग रहा हूँ भाई ना? ये वैसे गेट में नहीं आएगा, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर गेट और एनी अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरी एज क्या है। हाँ, समझे? तो बिल्कुल रिलैक्स रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो, और अपनी मेहनत करते रहो। कुछ लोग मेरी डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हुए हैं, क्या बिल्कुल सही डेट बता रहे हैं? यस, 92 बॉर्न ऑन, बिल्कुल सही। बता दिया, बता दिया।
30 साल हो गए होंगे लगभग, हाँ ऐसे ही हो गया होगा। 1992। क्या करोगे ये जान के? क्या करोगे ये जान के? तो बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ाई करते रहो, एफर्ट करते रहो। एट द एंड आप अपने आप से सेटिस्फाई रहो इस पूरी तैयारी के दौरान। मुझे नहीं पता तुम्हारा गेट का पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, हम्म? तुम्हारी रैंक आएगी कि नहीं आएगी, कोई पेपर कौन सा पेपर निकलेगा आई डोंट नो, किसी को नहीं पता है। बट वॉट वी कैन डू, और एक चीज में जरूर, एक चीज में जरूर आपको इंश्योर करता हूं, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी करी, अगर आपने ईमानदारी से फुल डेडिकेशन से तैयारी करी, जीवन में बहुत अच्छा कर ले जाओगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, किसी न किसी फील्ड में। किसी न किसी फील्ड में। क्योंकि ये जो आप इस तैयारी के दौरान सीख रहे हैं, वो केवल एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है, वो पूरी लाइफ में आपके काम आएगी। वो पूरे लाइफ में आपके काम आएगी। क्लियर है? फर्स्ट टाइम आई अपियर्ड इन गेट 2013। इन गेट 2013 was my first attempt in the gate exam. पेपर was conducted by IIT बॉम्बे, और 13 से ही आपका ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी यादें हैं। सर बट मैं तो हिंदी मीडियम हूँ। अरे भाई मैं भी हिंदी मीडियम हूँ, यूपी बोर्ड से, गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, तो मेरी पूरी स्कूलिंग कानपुर से हुई है, मेरी पूरी स्कूलिंग उत्तर प्रदेश बोर्ड से हुई है, हिंदी मीडियम से हुई है, और गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती भाई, चीज़ें मैटर नहीं करती। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, बट कभी ना कभी तो दिक्कत हुई होगी ना, मैं वही तो बोल रहा था। और आप अगर यूपी बोर्ड से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, जब आप इंग्लिश में कोई चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इनिशियली प्रॉब्लम हो सकती है, इनिशियली प्रॉब्लम हो सकती है, होने दो इनिशियली प्रॉब्लम, लगातार फाइट करते रहोगे खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से हैं, क्या हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप इस बात को समझो, गेट का पेपर आप सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा आप मेंशन कर रहे हो कि सर मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, कोई नहीं पूछ रहा है। गेट में AIR 1 लाओ, तुमने कहाँ से इंजीनियरिंग करी, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। यही तो इंपॉर्टेंस है गेट की, कि गेट में जब आप रैंक लाते हो, गेट में जब आप परफॉर्म करते हो, कोई नहीं पूछ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करी थी, गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करी थी, कहाँ से इंजीनियरिंग करी थी। ओनली दैट रैंक विल बी सफिशिएंट टू इंट्रोड्यूस यू। तो आपके पास तो मौका है ना, आपके पास तो मौका। ठीक है भाई, होता है लाइफ में, जब हम 12वीं क्लास में थे तो नहीं इतना सीरियस थे, कोई गुनाह थोड़ा कर दिया, नहीं उतनी समझ थी, उसमें क्या दिक्कत है भाई। आज जो आपकी समझ है, आज से 10 साल बाद आपको लग सकता है कि आज 10 साल पहले मैं कितना इमेच्योर था। यस और नो? अरे यही तो लाइफ के एक्सपीरियंस है। तो 12वीं क्लास में मुझे नहीं उतनी समझ थी, मैंने नहीं पढ़ाई करी उतना मन से, मुझे नहीं अच्छा कॉलेज मिला, चलो ठीक है। आज तो समझ आ गई ना पहले के कंपैरिजन में। आज प्रूफ कर दो अपने आप को, आज प्रूफ कर दो अपने आप को। तुम गेट में रैंक लाओ, खत्म बात, स्टोरी खत्म वहीं पे। तो ये आपको एक पास एक अपॉर्चुनिटी है। या आप सभी जिन लोगों को भी ऐसा फील होता है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पाया, मैं IITs में नहीं जा पाया, मैं NITs में नहीं जा पाया, तो ये जो चीज़ें दिमाग में तुमने फालतू की बिठा रखी ना, खत्म करो ना यार इसे। है मौका, लाओ गेट में रैंक।
गेट में ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि भाई AIR 1 उसी की आएगी जो IIT से होगा, AIR 1 उसी की आएगी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया फॉर्म में निकला है क्या? निकला हो तो बताओ मुझे। गेट का फॉर्म फिल किया होगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया दिया है क्या गेट वालों ने? बोलो। नहीं है क्राइटेरिया। ओपन ओपन गेम चल रहा है, ये पेपर है, ये पैटर्न है, इस तरीके की रिक्वायरमेंट है। पेपर में परफॉर्म करो, एग्जाम में परफॉर्म करो, नंबर लाओ, रैंक ले जाओ। क्यों अननेसेसरी का इतना लोड लेके अपने आप को परेशान कर रहे हो? बताओ। अरे हमने तो बहुत कर लिया, हमने तो B.Tech कर लिया, M.Tech कर लिया, PhD कर लिया, क्या करोगे? हाँ, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो पुरानी बातों को भूल के लाइफ में कुछ हमारे मिस्टेक अगर हमसे हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुधारने का मौका मिला है आपको, उसको करिए। तो मेरा एक लास्ट में एक सिंपल सजेशन है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना अपने को, कंसंट्रेट होके पढ़ाई करते रहना, एफर्ट करते रहना, दैट्स इट। क्लियर है बेटा? कोई एज लिमिट नहीं है गेट में, कोई। अरे बता तो दिया, आई हैव कंप्लीटेड माई B.Tech, आई हैव कंप्लीटेड माई M.Tech, आई हैव कंप्लीटेड माई, आई एम परसुइंग माई PhD इन स्ट्रक्चर, मेरा M.Tech स्ट्रक्चर से। आई हैव क्वालिफाइड वेरियस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, बहुत सारे स्टेट्स के एज एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए। हम्म, ठीक है। तो जस्ट गिव योर बेस्ट। दूसरा क्या कर रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कई बार हम अननेसेसरी कंपेयर करते रहते हैं कि यार मेरा रूममेट तो 10 घंटे पढ़ाई कर रहा, हम तो 2 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं। नहीं करना भाई, नहीं करना कंपेयर। तुम 2 घंटे पढ़ाई करने की अगर तुम्हारी क्षमता है आज की डेट में, और तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, यू आर गिविंग योर 100%। खुश रहो इस बात पे। ग्रेजुअली हम उसको इम्प्रूव करेंगे, एफर्ट इंक्रीज करेंगे। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड विद द निगेटिविटी। आप और कोई निगेटिव आपको कर नहीं रहा, खुद ही कर रहे हो अपने आप को। समझ रहे हो? तो चुपचाप एकदम अच्छे से अपना बेस्ट देना है। ये कर सकता हूं मैं और ये मैं कर रहा हूं, कहानी खत्म। ठीक है, बता दूंगा, रिवीजन का भी तरीका बता दूंगा। ऐसा कोई इतना कोई हाईटेक चीज नहीं, तुम्हें सब पता है। छोड़ दी सब, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी बहुत पहले। मैं फुल टाइम अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, टीचिंग, और काफी लंबे समय से। चले अब आगे पढ़ाई कर लें कि बस यही बातें होती रहेंगी? हाँ, हो गई हो बातें तो मुद्दे पे आ जाएं। बोलो भाई। थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, सर क्या करें? तुम अटेम्प्ट करो बस, सब अटेम्प्ट होंगे। तुम अटेम्प्ट करो, सब अटेम्प्ट होंगे। ओके। तो मैंने बात किया आपसे बेटा फोटोग्रामेट्री में दो टॉपिक, जो अभी तक की अगर मैं डिस्कशन की बात करूं फोटोग्रामेट्री में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। वो पहला टॉपिक था स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। तो कल इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर लिए। जो क्वेश्चंस अब तक आए हैं उनको भी टारगेट किया, और फ्यूचर में यहाँ से क्या अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी भी हम लोगों ने बात की थी। बिल्कुल सही बात है। अगला डिस्कशन हम लोगों ने किया बेसिक टर्मिनोलॉजी का। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारे
ईएससी में, स्टेट, एई और जेई एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो स्टेट, एई और जेई एग्जाम में या समटाइम्स इन गेट एग्जाम सम बेसिक टर्म्स आर देयर, लाइक टिल्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। एक टॉपिक और है जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, दैट इज नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लाइट प्लानिंग। एक ये टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, गेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब तक नहीं आए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक टॉपिक आपने ऑलरेडी और पढ़ रखा है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, तो ये टॉपिक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था, न्यूमेरिकल भी लगाया था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ से क्वेश्चन आने का स्कोप है। तो आई होप ये सारे टॉपिक को देखकर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो चीज़ें अब तक आपके एग्जाम में आई हुई हैं उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और साथ साथ जो कुछ नया एक्सपेंशन हो सकता है, जहां से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, उन टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं। उसी तरीके का बेटा अगला टॉपिक आपका, दैट इज द रिलीव डिस्प्लेसमेंट, जहां से थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर्म हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्स में सवाल यहां से आए भी हुए हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्स में आपके यहाँ से ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं, गेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं। फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक, दैट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। सर ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? सर ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो लिखा हुआ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट इन द फोटोग्राफिक पोजिशन ऑफ द इमेज ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द रिलीफ। अभी रिलीफ का मतलब क्या है? द रिलीफ इज द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव और बिलो द डेटम। सर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसमें हमें एक अक्षर समझ में नहीं आया। कि जो कुछ भी सर आपने बताया, इसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। पता नहीं सर आप बताना क्या चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लगने की कोई जरूरत नहीं है, सब समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। क्या होता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, पहले इसको समझ लो। कंसेप्ट ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट समझो। देखो, आपने पढ़ रखा है वर्टिकल फोटोग्राफ के बारे में। यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द वर्टिकल फोटोग्राफ। यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द वर्टिकल फोटोग्राफ बेटा। अब वर्टिकल फोटोग्राफ की कहानी क्या थी? आपने बोला सर अगर हम कभी भी किसी भी तरीके से परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ ले लें, किसी भी जगह की अगर परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ हम ले लें, तो वो क्या होने वाला है? दैट इज गोइंग टू बी द ट्रू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। दैट इज गोइंग टू बी द ट्रू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसका मतलब वो डायरेक्टली एज अ मैप होगा। उस फोटोग्राफ को हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली एज अ मैप। क्या मैप में हाइट से रिलेटेड कोई भी पैरामीटर विजुअल होगा? आप बताओ। अगर किसी भी जगह का मैंने ट्रू परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ लिया है, तो उस परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ में क्या ऑब्जेक्ट की हाइट विजिबल होगी? क्या ऑब्जेक्ट की हाइट विजिबल होगी? ऑलरेडी इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इज गोइंग टू बी नो। कोई हाइट वाइट विजिबल नहीं होगी, ओनली टॉप व्यू विल बी देयर। और ऐसी एक फोटोग्राफ के लिए अगर हम स्केल को डिफाइन कर दें, तो तुम्हें नहीं लगता है वो यूनिफॉर्म स्केल होगा? अगर एक परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ है जिसमें सभी का टॉप व्यू है, तो एक यूनिफॉर्म स्केल होगा, और उस स्केल की हेल्प से हम जो भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है बात? लेकिन आप सभी को पता है कि प्रैक्टिकली किसी भी जगह की परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ ले पाना इतना आसान नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एयरक्राफ्ट से फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम कैमरे की एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को परफेक्टली कोइंसाइड करा पाए। तो आपने बोला था कि देयर आर हाई चांसेस कि हमारी जो फोटोग्राफ होगी वो टिल्टेड फोटोग्राफ होगी, क्योंकि एंगल अगर 3 डिग्री से, अगर टिल्ट एंगल 3 डिग्री से कम है और ये टिल्ट अनइंटेंशनल है, तो ऐसी फोटोग्राफ को आपने बोला था टिल्टेड फोटोग्राफ।
तो कोशिश तो हमारी यही है कि वर्टिकल फोटोग्राफ मिले, लेकिन कई बार क्या होगा, हम टिल्टेड फोटोग्राफ मिलेगी। अब उस टिल्टेड फोटोग्राफ की हेल्प से हम समझना चाह रहे हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। सर कुछ कुछ बातें तो समझ में आई, थोड़ा और समझाइए। आइए, फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये आपका ग्राउंड लेवल था, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड लेवल। ये कोई एक टावर लगा हुआ है, ये कोई एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। अब आपने यहां से ये लेट्स से दिस इज योर एक्सपोजर स्टेशन, ये आपका डेटम हो गया, डिफरेंस हो गया, मीन सी लेवल हो गया। एक्सपोजर स्टेशन से की जो डेटम से हाइट होगी उसको आप बोलते थे कैपिटल एच, उसको आप बोलते थे कैपिटल एच। तुम्हें नहीं लगता है बेटा कि अगर ये एक्सपोजर स्टेशन यहाँ कहीं हो, अगर ये एक्सपोजर स्टेशन यहाँ कहीं हो और इस पोजीशन पे जो मैं फोटोग्राफ क्लिक करूंगा, लेट्स से कैमरा एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, तो मुझे एक परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ मिलेगी, मुझे एक यहाँ पर परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ मिलेगी। और उस परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ में मुझे इस टावर का, लेट्स से ये टी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, स्मॉल टी पॉइंट यहां पर विजिबल होगा, स्मॉल टी पॉइंट यहां पर विजिबल होगा, यस और नो? क्या इस परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ में आपको इस टावर का बॉटम पॉइंट दिखेगा? बोलो। अगर ये फोटोग्राफ परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ है तो इस फोटोग्राफ में इस ऑब्जेक्ट का क्या टॉप और बॉटम दोनों पॉइंट विजिबल होंगे? बोलो बेटा। आंसर इज गोइंग टू बी नो। कैसे दोनों पॉइंट दिख जाएंगे? केवल टॉप व्यू, केवल ये दिखेगा, केवल ये दिखेगा, बॉटम तो दिखेगा ही नहीं अगर ये परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ है। तो अगर मैं रिप्रेजेंट भी करना चाहता हूं तो सर यही वाला पॉइंट टॉप को भी रिप्रेजेंट करेगा और यही वाला पॉइंट बॉटम को भी रिप्रेजेंट करेगा। सेम पॉइंट विल रिप्रेजेंट द टॉप एंड बॉटम, यस और नो? इस ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम की पोजीशन को अगर मैं बात करूं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फोटोग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होगा। लेकिन ये पूरी कहानी कब वैलिड है? लेकिन ये पूरी कहानी कब वैलिड है? जब फोटोग्राफ आपकी परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ है। जब फोटोग्राफ बेटा आपकी परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ है, खेल बदल जाएगा, खेल बदल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगेन आई एम टेकिंग अ टावर और जिसकी हाइट मैंने बोला लेट्स से द हाइट ऑफ दिस टावर इज स्मॉल एच। इस टावर की जो हाइट है वो स्मॉल एच है। दिस इज द लेट्स से पॉइंट ए, दिस इज द बॉटम पॉइंट बी, दिस इज द बॉटम पॉइंट बी। अगेन आई एम ट्राइंग टू टेक द परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ, लेकिन एग्जैक्ट परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ ले पाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, हमारे लिए थोड़ा सा। कह रहे हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मींस, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 मिनट और सुन लो, 2 मिनट और सुन लो, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है अगर परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ नहीं है, लेट्स से आई एम टेकिंग द फोटोग्राफ समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पर बेटा कहीं अगर आपको फोटोग्राफ मिल रहा है, यहाँ पर कहीं आपको ये फोटोग्राफ मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो। लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल पॉइंट, फोटोग्राफिक प्रिंसिपल पॉइंट जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल के से, एंड दिस इज द ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट दैट इज द कैपिटल आर, सॉरी दैट इज द कैपिटल के। क्योंकि कैमरा एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस कोइंसाइड नहीं करेगा, टिल्ट हो गया है, टिल्ट एंगल 3 डिग्री से कम है, कितना है मुझे नहीं पता, बट ये परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ नहीं है। तो मैं नहीं लगता बेटा उस केस में इस फोटोग्राफ में मुझे इसके टॉप और बॉटम के लिए दो अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं। दिस इज द पॉइंट स्मॉल ए एंड दिस इज द पॉइंट स्मॉल बी।
दिस इज द पॉइंट स्मॉल ए एंड दिस इज द पॉइंट स्मॉल बी। मतलब देखो, ये फोटोग्राफ का अगर दूसरा व्यू देखो तो हालात कुछ ऐसे हैं। ये फोटोग्राफ का पॉइंट स्मॉल के है, मान लो यहां कहीं दिख रहा है तुम्हें बी और यहां कहीं दिख रहा है ए। बेटा वर्टिकल एक्सिस फोटोग्राफ पर जहां पर कट होगी, वर्टिकल एक्सिस फोटोग्राफ पर जहां पर कट होगी उसी को आपने रिप्रेजेंट किया स्मॉल के से। वर्टिकल एक्सिस जहां पर ग्राउंड में इंटरसेक्ट करेगी उसी को आपने रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल के। तो फोटोग्राफिक प्रिंसिपल पॉइंट एंड ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट। तो भैया एक ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट h थी, अब उसके टॉप और बॉटम के लिए मुझे 2 पॉइंट मिलना है फोटोग्राफ में। ये हालात मैंने बता दिए। व्हाट डू यू मीन बाय द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट 0 होती, अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट 0 होती तो तुम्हें लगता नहीं है अरे वो भैया पॉइंट होता तो एक ही पॉइंट तो मिलता। तो ये हाइट की वजह से, ये हाइट की वजह से टॉप और बॉटम पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस आ गया है, इनकी पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आ गया है फोटोग्राफ में, उसी को बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। इसी को बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। इसी को बेटा बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द, विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल डी। इसी को आप बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। सर ये जो बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी थी एक बार जरा फिर से बताइए, पढ़िए। बिल्कुल, बट अगेन वी आर कंसीडरिंग दिस एज अ वर्टिकल फोटोग्राफ। हम तो वर्टिकल ही ले रहे हैं ना। ये जो टिल्ट आया है वो अनइंटेंशनल है। ये जो टिल्ट आ गया है वो अनइंटेंशनल है, हमने इंटेंशनली ये टिल्ट नहीं प्रोवाइड किया। और अगर हम इंटेंशनली ये टिल्ट प्रोवाइड करते तो यहां पर हेडिंग पड़ी होती ऑब्लिक फोटोग्राफ। तो हम तो चाह रहे थे परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ लें, अब थोड़ा बहुत एक्सिस में एंगल हो गया, टिल्ट हो गया, तो यहाँ खेल हो गया। अब इस खेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, अब इस खेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इफ द फोटोग्राफ इज परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ, द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0। तो फिर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी बेटा वो 0 ही होगी। दोनों बातें तो बताई बेटा, दोनों बातें तो बताई। पहले वर्टिकल का एग्जांपल लिया था, देखो यहां पर फोटोग्राफ आप देख रहे हो तो यही पॉइंट टी है, यही पॉइंट बी है। टी की वैल्यू कितनी है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? बिकॉज वी आर कंसीडरिंग दिस इज एज अ वर्टिकल फोटोग्राफ मेरे भाई। संकेत, हम वर्टिकल फोटोग्राफ की ही एनालिसिस कर रहे हैं, हम वर्टिकल फोटोग्राफ ही चाह रहे थे, बट ये जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का गेम था ये उसमें इंट्रोड्यूस हो गया। एंड देयर इज अ सेपरेट एनालिसिस मेथड इन द केस ऑफ ऑब्लिक फोटोग्राफ। ऐसे ही सेम स्टडी आप कर सकते हैं ऑब्लिक फोटोग्राफ की हेल्प से। क्योंकि मुझे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपको समझाना था, क्योंकि मुझे आपको ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट समझाना था, इसलिए मुझे टिल्टेड फोटोग्राफ लेनी ही पड़ा। यहां पर मैं आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैसे समझा दूं, यहां पर मैं तुम्हें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैसे समझा दूं। तो आइडियली अगर बात करें, आइडियली अगर बात करें तो आप वर्टिकल फोटोग्राफ की ही बात कर रहे हैं, बट आइडियल तो होता नहीं ना कुछ, आइडियल तो होता नहीं है ना कुछ। चलें आगे। So now I think this definition part is clear to everyone. Relief displacement is the lateral displacement. जो बॉटम पॉइंट हमारा शिफ्ट कर गया है, कहां पर शिफ्ट करेगा? एक्चुअल में कहीं नहीं है, एक्चुअल में टॉप और बॉटम तो फिक्स है ना। इनकी पोजीशन फोटोग्राफ में शिफ्ट कर गई है, इमेज में शिफ्ट कर गई है।
ड्यू टू द रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या है? हाइट। अगर उस ऑब्जेक्ट में कोई हाइट नहीं होती, अगर इस ऑब्जेक्ट में कोई हाइट नहीं होती, तो भाई यहां पर कोई भी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का गेम नहीं होता। इन दोनों पॉइंट की पोजीशन में कोई भी फर्क नहीं होता, डी की वैल्यू 0 होती। वर्टिकल में 0 रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगा। अब और कैसे बताएं, बस अब ये बता दो हमें। और कैसे बताएं, कैसे सुनना चाह रहे हो? और कैसे बताएं, बताओ बेटा। और कितनी बार बताएं, बताओ। बताओ बेटा। समझ गए? अब करते हैं एनालिसिस। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अननेसेसरी लोड ले रहे हो। अब करते हैं एनालिसिस। अब मेरी इच्छा है कि मैं इस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन तो कर ले गया, अब इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर पाऊं। अब इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर पाऊं और इसका कुछ यूज करते हैं। सर अगर ऑब्लिक है तो फिर ऑब्लिक की तरीके से एनालिसिस करेंगे। ऑलरेडी बता दिया, ऑब्लिक एनालिसिस ऑफ ऑब्लिक फोटोग्राफ इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर स्टडी। वी हैव टू डिस्कस ओनली अबाउट द वर्टिकल फोटोग्राफ। तो ऑब्लिक फोटोग्राफ की हम कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हाँ? तो आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, जब कभी भी फोटोग्राफ में किसी एच ऑब्जेक्ट के हाइट की वजह से, एच ऑब्जेक्ट के हाइट की वजह से टॉप और बॉटम की पोजीशन में जो भी शिफ्टिंग हो रही है, उसी को बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। वो शिफ्टिंग टिल्ट की वजह से है, वो शिफ्टिंग ऑब्लिक की वजह से है, कोई भी वजह हो सकती है। बिल्कुल। इस ये जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आप डिफाइन कर रहे हैं, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। अगर मैं किसी भी फोटोग्राफ में रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को जान गया मेरे भाई, मैं उस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से बिना ग्राउंड पे जाए हुए ऑब्जेक्ट की हाइट बता दूंगा। यह है जादू। मैं ऑब्जेक्ट की हाइट बता दूंगा बिना इस हाइट को मेजर किए हुए, केवल और केवल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से। सर ये जादू हमें देखना है। मतलब आपको मैंने एक फोटोग्राफ दी, आपने उस फोटोग्राफ की हेल्प से रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मेजर किया। कैसे किया बताऊंगा। और उस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को मेजर करके आपने बोल दिया इस ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी होगी। और क्या चाहिए जीवन में? और क्या चाहिए जीवन में? अगर इसकी मैनुअली हाइट निकालनी होती तो हमारा तो दिमाग खराब हो जाता, बहुत एफर्ट करने पड़ते। यस और नो? तो यस, देयर इज अ सिग्निफिकेंस, देयर इज अ यूज ऑफ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। देख रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे हैं सर, टिल्ट और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में इंटेंशन का डिफरेंस है। टिल्ट और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में नहीं, टिल्ट और ऑब्लिक में इंटेंशन का डिफरेंस है। टिल्ट और ऑब्लिक में इंटेंशन का डिफरेंस है। यस। बिल्कुल। तो इसी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए आई हैव टेकन दिस कंडीशन, सो दैट ये डिफरेंस तो मैं आपको दिखा पाऊं, सो दैट मैं डिफरेंस तो आपको दिखा पाऊं। दो अलग अलग बातें, उनको क्लब मत करो। टिल्ट अनइंटेंशनल हो सकता है। वर्टिकल फोटोग्राफ में रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए ही मैंने आपको ये कंडीशन एक्सप्लेन की है। वर्टिकल फोटोग्राफ में इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा पा रहा था। अगर यहां तक की कहानी क्लियर हो तो फिर आगे बातचीत कर लें।
If the discussion till now is clear to everyone, can we move further? Can we move further, beta? Yes or no? तो अब हम सबसे पहले कुछ एक्सप्रेशंस डिराइव करना चाह रहे हैं, डिफाइन करना चाह रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम इस डी को फाइंड आउट कर पाएं, और फिर फाइनली इस डी की हेल्प से एच कैसे फाइंड आउट करेंगे हम ये भी जानना चाह रहे हैं. चलिए देखते हैं. तो कुछ टर्मिनोलॉजी बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूं. लेट, कुछ टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करता हूं. लेट, मैंने क्या बोला? मान लो मैं बोलूं टॉप पॉइंट ए और बी. चलो, ये जो बॉटम पॉइंट है इसकी रेडियल डिस्टेंस को मैं आर बोल देता हूं फोटोग्राफ में, और ये जो टॉप पॉइंट आपको दिख रहा है फोटोग्राफ में, इसकी रेडियल डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं, लेट्स से, नोटेशन समझ लो, लेट्स से आई एम यूजिंग आर नॉट फॉर दिस एंड आर फॉर दिस. एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना. लेट आर इज द रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस कहां की रेडियल डिस्टेंस आपने बोली है? फ्रॉम स्मॉल के टू पॉइंट बी. बी मतलब बॉटम पॉइंट, बी मतलब बॉटम पॉइंट. ऑब्जेक्ट के बॉटम पॉइंट की जो पोजीशन थी फोटोग्राफ में, के पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल रहा हूं आर नॉट, उसको मैं बोल रहा हूं आर नॉट. क्या हो गया भाई? वीडियो इज बफरिंग. चेक करो ऑडियो वीडियो क्लियर है. प्लीज आस्क टू चेक. पूछ लिया बेटा. प्लीज चेक ऑडियो वीडियो इज क्लियर. प्लीज चेक बेटा ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. एवरीवन प्लीज चेक बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है. क्लियर है, ओके. चलिए, सिमिलरली मैं आर को बोल रहा हूं, इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल के टू ए, स्मॉल के टू ए. सॉरी. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर, और कैपिटल आर को मैं बोल रहा हूं इट इज द रेडियल डिस्टेंस, इट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ कैपिटल बी फ्रॉम कैपिटल के, ऑफ कैपिटल बी फ्रॉम कैपिटल के. ठीक है. अगर बेटा तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी आर कंसीडरिंग दिस एज डेटम, इसको मैं अगर यहाँ डेटम कंसीडर कर लूँ तो ये डिस्टेंस जो होगी दैट इज गोइंग टू बी द, लेट्स से वी आर टेकिंग दिस एज अ डेटम, इसी को मैं डेटम ले लेता हूँ. लेट्स से दिस इज द डेटम, और क्या इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल एच रिप्रेजेंट कर सकता हूं? फ्लाइंग हाइट. कैन वी रिप्रेजेंट दिस डिस्टेंस एज कैपिटल एच? स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो क्या इस रिमेनिंग डिस्टेंस को, क्या इस रिमेनिंग डिस्टेंस को मैं कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच रिप्रेजेंट कर सकता हूं? अरे भैया, फोटोग्राफ में जो डिस्टेंसेज होंगी ये रेडियल डिस्टेंसेज ही तो होंगी, ये रेडियल डिस्टेंसेज ही तो होंगी. ग्राउंड में अगर बात करें, ग्राउंड में अगर बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट का बॉटम है उसका ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट से जो रेडियल डिस्टेंस है वो आर है. क्लियर है बेटा? ये सभी टर्म अगर क्लियर हैं तो हम आगे बातचीत कर सकते हैं. तो कुछ खास बातचीत है नहीं, कुछ खास बातचीत है नहीं. देखो जरा, अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाऊं और तुम्हें पता है ये डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, ये डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा जिसको आप एफ से रिप्रेजेंट करते थे. तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं पहले बात करता हूं एफ, एफ अपॉन एच माइनस एच. देखना जरा, कोई दिक्कत हो तो बताना. एफ अपॉन एच माइनस एच, दैट शुड बी इक्वल टू, दिस इज द एफ, दिस इज एच माइनस एच, दिस इज, नामकरण कर दूं क्या?
तो मान लो O हो गया, A हो गया, कैपिटल ये स्मॉल b हो गया, स्मॉल a हो गया। ए बी नहीं लेते, ए बी नहीं लेते, कंफ्यूज हो जाओगे। अरे यार, तो ये पॉइंट स्मॉल के है, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ओ के, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल ओ के ए, ट्रायंगल ट्रायंगल ओ के ए एंड, मैं बात कर रहा हूं बेटा ट्रायंगल ओ के ए एंड ट्रायंगल ओ कैपिटल के एंड सॉरी ओ, इसको मान लो पॉइंट पी, ओ पी एंड दिस इज गोइंग टू बी ए। अब सही है, ट्रायंगल ओ पी एंड ए। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। तो क्या मैं इनके लिए बेटा लिख सकता हूं, अब क्या मैं इनके लिए लिख सकता हूं एफ अपॉन एच माइनस एच, एफ अपॉन एच माइनस एच जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू एफ अपॉन एच माइनस एच विल बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी द आर बाई कैपिटल आर, आर बाई कैपिटल आर। सिमिलरली सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करूं, सिमिलरली अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ओ के बी और ट्रायंगल ओ कैपिटल के और बी में, तो क्या मैं लिख सकता हूं एफ अपॉन कैपिटल एच विल बी इक्वल टू, एफ अपॉन कैपिटल एच विल बी इक्वल टू एफ अपॉन कैपिटल एच विल बी इक्वल टू आर नॉट बाई कैपिटल आर, आर नॉट बाई कैपिटल आर। चेक करो, चेक करो और बताओ ये सही है कि नहीं। ये दोनों चीजें सही है कि नहीं। रेफर दिस डायग्राम। अरे पूरा डायग्राम आपके सामने ही तो बनाया है, एक एक टर्म इंट्रोड्यूस किए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट एक एक टर्म एक एक स्टेप में ही तो इंट्रोड्यूस किए गए। बोलो भाई। क्लियर है। चलो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसमें एक्सप्रेशन से क्या स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, बोलो। तो दिस स्मॉल आर इज गोइंग टू बी आर एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच। इस एक्सप्रेशन से क्या मैं आर नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या मैं आर नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो दिस इज गोइंग टू बी आर एफ डिवाइड बाई कैपिटल एच। यस और नो। तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट लगाया था वहां से मैंने स्मॉल आर की वैल्यू निकाल ली और आर नॉट की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल निकाल सकते बेटा। इस इमेज की अगर मैं बात करूं तो आपने बोला रेडियल डिस्टेंसेस, टॉप और बॉटम पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगा, जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो आर माइनस आर नॉट के बराबर होगा। कैन आई से द रिलीफ अरे भैया यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है टॉप और बॉटम पोजीशन में, टॉप और बॉटम पोजीशन में यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो दिस डिस्टेंस वाज आर, दिस डिस्टेंस वाज आर नॉट, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी डी। तो क्या मैं लिख सकता हूं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। बोलो बेटा, तो दिक्कत क्या है। हम यही तो डिफाइन करना चाह रहे थे कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी क्या होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी आर माइनस आर नॉट। क्या आपको आर की वैल्यू पता है? हाँ सर बिल्कुल पता है। तो आर एफ एच माइनस स्मॉल एच माइनस आर एफ कैपिटल एच। तो तुम्हें नहीं लगता इसको मैं थोड़ा सा तमीज से अगर लिख दूं तो ये एच माइनस स्मॉल एच और ये कैपिटल एच, ये हो जाएगा आर एफ कैपिटल एच माइनस आर एफ कैपिटल एच
प्लस आर एफ स्मॉल एच। और तुम्हें नहीं लगता है ये कैपिटल एच वाला ये दोनों गायब हो जाएगा? तो मैं यहां से लिख सकता हूं टी विल बी इक्वल टू आर एफ स्मॉल एच अपॉन एच माइनस एच स्मॉल एच, सॉरी कैपिटल एच। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। क्या ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होगा? क्या ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होगा? बोलिए भाई, क्या ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होगा? क्या ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होगा? आर एफ स्मॉल एच एच माइनस एच कैपिटल एच। तो अभी जो आपने रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकाला आर एफ स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच कैपिटल एच, इस एक्सप्रेशन में एक दिक्कत है। इस एक्सप्रेशन में एक दिक्कत है, जरा दिक्कत समझो। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, इनमें से कौन कौन से नोन पैरामीटर हैं? आप ही बताओ। इनमें से इस पूरे एक्सप्रेशन में कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो आपको पता होंगे? बताओ भाई। सर ये डी मुझे नोन होगा। सर कैसे? अरे भाई, कोई भी फोटोग्राफ है उसमें टॉप, ये फोटोग्राफिक पॉइंट है, टॉप और बॉटम में कितना रेडियल डिस्टेंस है ये तो आप बता ही दोगे फोटोग्राफ से मेजर करके। फोटोग्राफ में की हेल्प से हम टॉप और बॉटम की पोजीशन में कितना डिफरेंस है ये तो फोटोग्राफ से मेजर कर सकते हैं ना। ये तो हम फोटोग्राफ से मेजर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो सर मुझे यहाँ पर डी पता है, मुझे फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा पता है, अभी मुझे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं पता है। अभी मुझे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं पता है, किस एल्टीट्यूड में आपका एक्सपोजर स्टेशन है ये तो आप ही को पता होगा ना। फोटोग्राफ क्लिक करते समय व्हाट वाज द फ्लाइंग हाइट ये तो मुझे आप ही बताओगे ना कि मैं बता दूं? जो सर्वे करने गया था ये तो उसी ने डिसाइड किया होगा ना। मतलब अगर मैं यहां पर देखूं तो डी पता है, एफ पता, एच पता है, अननोन की बात क्या है? अननोन पैरामीटर क्या है? एक तो आर है और एक एच है। देखो एच इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम हाइट को ही तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है भैया? ये तो एनालिसिस में है। ये जहाज तुम्हारा 2000 मीटर ऊपर है, ग्राउंड में ये के पॉइंट कैसे ढूंढोगे? सवाल ये है, ये जहाज तुम्हारा 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, 2500 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ग्राउंड में इस के पॉइंट को कैसे ढूंढोगे? डायग्राम में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एनालिसिस में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली तो मैं नहीं लगता है, हमारी हालत खराब हो जाएगी और शायद हमारे लिए नामुमकिन होगा ग्राउंड में इस पॉइंट के को आइडेंटिफाई कर पाना। चलो मैंने मान लिया तुमने किसी तरीके से के को ढूंढ भी लिया, तो अब एक काम करो, अब इस के से बी की डिस्टेंस मेजर करो। ये भी तो एक नया सरदर्द है। सबसे पहले तो के नहीं ढूंढ पा रहे थे, अब ये रेडियल डिस्टेंस कैसे मेजर करें? मतलब सर हिंदी में बात ये है, ये कैपिटल आर जो है ना ये हमको कर रहा परेशान। ये कैपिटल आर जो है ना वो प्रैक्टिकली सर हमें कर रहा परेशान। कह रहे आर इज नियरली जीरो। कैसे? ये ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट से ऑब्जेक्ट के बी के बीच की डिस्टेंस जीरो कैसे हो जाएगी? कहाँ खेल रहे हो? कहाँ निकल गए खेलने?
अरे यहां पर कोई टिल्ट एंगल नहीं है मेरे लाल, यहां पर कोई टिल्ट एंगल नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्टिकल फोटोग्राफ की ही बात कर रहा हूं, ये वर्टिकल फोटोग्राफ की ही बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर कैमरा नहीं है, बस ये बात है। तो ये आर को हटाना पड़ेगा यार, ये आर परेशान कर रहा है मुझे। बाकी सब तो सॉर्टेड था, बाकी सब तो सॉर्टेड था, इस मुझे आर को निपटाना है। हाँ कर दो। कहीं दिख रहा था क्या आर? हाँ सर यहाँ दिख रहा आर, सर यहाँ भी दिख रहा आर और यहाँ भी दिख रहा आर। चलो यहाँ से मैं कैपिटल आर की वैल्यू अगर निकालूं, यहाँ से मैं कैपिटल आर की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या हो जाएगी जरा बताओ मुझे। स्मॉल आर एच माइनस एच डिवाइड बाई एफ, इक्वेशन नंबर ए मान लें। और यहां से अगर मैं कैपिटल आर निकालूं तो ये हो जाएगा स्मॉल आर नॉट कैपिटल एच बाई आर, सॉरी बाई एफ, बाई एफ। इसको इक्वेशन बी बोल दें। तो मेरे लाल, तुम्हें नहीं लगता है अब इसके आगे की कहानी में लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। अब इक्वेशन ए और बी से आर की वैल्यू रखेंगे तो ये डी आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? ए रखते हैं, आर एच माइनस एच एफ, आर एच माइनस एच एफ, ये आ गया। ये आर की वैल्यू हो गई। फिर यहां पर था एफ, फिर यहां पर था एच डिवाइड बाई एच माइनस एच, और ये था कैपिटल एच। कुछ चला जा रहा है क्या? ये एफ से एफ निपट गया, ये एच माइनस एच से एच माइनस एच निकल गया, बस खत्म। तो दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल आर एच बाई कैपिटल एच। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। क्या लिख सकते हैं ऐसा? यस और नो? भैया खेल खत्म हो गया है। रिलीव डिस्प्लेसमेंट आर, आर एच बाई कैपिटल एच। ये लो, ये एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ चुका मेरे लाल। रिलीव डिस्प्लेसमेंट अगर फोटोग्राफ से मेजर कर पा रहे हो कर लो। फ्लाइंग हाइट तो तुम्हें पता ही थी, अभी तुमने बोला था फ्लाइंग हाइट पता है। टॉप पॉइंट की पोजीशन जो है फोटोग्राफ में, उसकी रेडियल डिस्टेंस मेजर कर लो। अरे कुछ ना कुछ तो मेजर कर ही लोगे ना। तो तुम्हें नहीं लगता हम यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं? तुम्हें नहीं लगता हम यहाँ से एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं? आर नहीं पता है? किसने बोला आर नहीं पता है? किसने बोला आर नहीं पता बेटा? किसने बोला आर नहीं पता है? सर अगर मैं इक्वेशन बी को यूज कर लूं, फ्रॉम इक्वेशन बी, सर तो भी तो एक खेल हो जाएगा। डी इज इक्वल टू आर की वैल्यू रखो जरा इक्वेशन बी से। आर की वैल्यू अगर इक्वेशन बी से रखेंगे, आर नॉट कैपिटल एच बाई एफ, आर नॉट, आर नॉट कैपिटल एच बाई एफ, और ये वैल्यू पुट कर दो, एफ इंटू स्मॉल एच डिवाइड बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, एंड दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल एच। कुछ जा रहा है क्या? एफ से एफ गया, कैपिटल एच से कैपिटल एच गया, तो डी इज इक्वल टू आर नॉट स्मॉल एच बाई एच माइनस एच। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो आर आर नॉट कुछ ना कुछ तो मेजर कर लोगे फोटोग्राफ की हेल्प से। बोलो बेटा। तो फाइनली लेट्स मी कंक्लूड दिस। कैन आई राइट रिलीव डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं? आर एच बाई एच, आर स्मॉल एच बाई, आर स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, और इसी को मैं लिख सकता हूं आर नॉट स्मॉल एच, आर नॉट स्मॉल एच बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच।
कोई भी पॉइंट अगर ऐसा है जो अब तक आपको समझ में नहीं आया है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कहीं पे कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। क्लियर है बेटा? तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। कोई भी पैरामीटर्स गिवन होंगे, कोई एक अननोन होगा, खेल जाना। पहले में ए और बी क्यों लिखे हैं बेटा? क्योंकि एक आपको कैपिटल आर की वैल्यू मिल रही है इक्वेशन ए से, एक आपको कैपिटल आर की वैल्यू मिल रही है इक्वेशन बी से। आर और आर नॉट कुछ नहीं था, ये देखो पहले ही बताया। ये आर और आर नॉट क्या है? फोटोग्राफ में फोटोग्राफिक प्रिंसिपल पॉइंट से टॉप और बॉटम की पोजीशन, रेडियल डिस्टेंस। फोटोग्राफ में के पॉइंट विल बी लोकेटेड, फोटोग्राफ में के पॉइंट होगा, डोंट वरी, फोटोग्राफ में के पॉइंट विल बी देयर। तो जहां से भी वर्टिकल एक्सिस कट करेगी फोटोग्राफ में, दैट विल बी इंडिकेटेड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ग्राउंड में उसके पॉइंट को ढूंढना मुश्किल है, बट ग्राउंड में उसके पॉइंट को ढूंढना मुश्किल है। तो बेटा एग्जाम में अब जरा सवाल की बात करते हैं कि सर इस टॉपिक से सवाल कैसे आते हैं। तो सबसे पहले तो यही कई बार पूछे गए, सबसे पहले एक्सप्रेशन ही कई बार पूछे गए कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है। पहला प्रॉब्लम, आर नॉट और आर कैसे निकालेंगे? मेजर करेंगे, फोटोग्राफ में डिस्टेंस को मेजर करेंगे। रंजन, फोटोग्राफ में प्रिंसिपल पॉइंट से टॉप पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये मेजर करेंगे। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन आएगा, कोई भी पैरामीटर 3 गिवन है, चौथा पूछ लिया। और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कैसे? अगर मैं बोलूं फ्लाइंग हाइट को अगर हम इंक्रीज करें तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्लाइंग हाइट को अगर हम इंक्रीज करें तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में क्या इफेक्ट होगा? बहुत कठिन सवाल नहीं पूछ लिया मैंने, बहुत कठिन सवाल नहीं पूछ लिया मैंने, बहुत कठिन सवाल नहीं पूछ लिया मैंने। अगर हम फ्लाइंग हाइट को इंक्रीज करते हैं तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में क्या इंपैक्ट आएगा इस बात का? क्या हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट और फ्लाइंग हाइट को रिलेट कर सकते हैं? अरे कर सकते नहीं है, कर दिया है, कर सकते नहीं है, कर दिया है। क्या हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर सकते हैं? अरे फिर वही बात है, कर सकते नहीं है, कर दिया है। क्या हम फोटोग्राफ में टॉप और बॉटम की रेडियल डिस्टेंसेस को, टॉप और बॉटम की रेडियल डिस्टेंसेस को फोटो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर सकते हैं? अरे डायरेक्टली इनवर्सली छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो नाउ यू आर इन द पोजीशन, now you are in the position you can solve any question related to the relief displacement, whether it may be a theoretical problem, where it may be a numerical problem, whether it may be a objective problem, where it may be a conventional problem.
अब आपके पास उस लेवल तक के कंसेप्ट हैं जिनसे आप इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी सवाल को सॉल्व कर पा सकते हैं। This was the concept of the relief displacement. This was the concept of the relief displacement. I hope the entire discussion related to the relief displacement is clear to everyone. अब सर मेरे कुछ सवाल और हैं, सर मेरे कुछ सवाल और हैं। ये टॉपिक यहां पर हो गया कंप्लीट। सर सर जब हम फोटोग्रामेट्री सर्वे करेंगे, सर जब हम फोटोग्रामेट्री सर्वे करेंगे, पहली बात तो करना नहीं है, पहली बात तो करना नहीं है। अब हम एयरक्राफ्ट तो तुम्हारे लिए लाएंगे नहीं। क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, डीपीपी में है क्वेश्चन, डीपीपी में क्वेश्चन है बेटा, ये लो खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कोई दिक्कत आएगी आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। आई वांट कि आप इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करें खुद से, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला बेटा कि जब कभी भी कोई भी फोटोग्रामेट्री करेगा तो सर ये फ्लाइंग हाइट कितना होगा, सर ये फ्लाइंग हाइट कितना होगा। सर सर ये जो फोटोग्राफ हम क्लिक कर रहे हैं, ये जो फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, उन फोटोग्राफ क्लिक करने के बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा। भाई एक फोटोग्राफ क्लिक करी, उसके कितनी देर बाद दूसरी फोटोग्राफ क्लिक करनी है, उसके कितने टाइम बाद तीसरी फोटोग्राफ क्लिक करनी है। तो टाइम इंटरवल, एक्सपोजर इंटरवल क्या होगा। सर ये एक्सपोजर इंटरवल क्या होगा, मैं ये भी जानना चाहता हूं। सर 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 मुझे एक बात बताइए, जब हम फोटोग्रामेट्री करेंगे तो कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स लें, किसी भी एरिया को कवर करने के लिए कितने फोटोग्राफ्स हम लें। सर मेरा और एक सवाल है, जो मेरा एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड क्या होगी। सर ये मेरा जो एयरक्राफ्ट है इसकी स्पीड क्या होगी। सर ये सब सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये सवाल सब मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सर क्या इसका जवाब, सर क्या इसका जवाब आप मुझे देंगे। अब तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा ही ना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर दैट वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी द फ्लाइट प्लानिंग। तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर टॉपिक ऑफ द फोटोग्रामेट्री। तो नेक्स्ट क्लास में फोटोग्रामेट्री की कहानी जो है वो कंप्लीट ओवर हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।